कल्पना कीजिए कि आप एक कैंडी की दुकान में जाते हैं। आप अपनी पसंदीदा चॉकलेट उठाते हैं, जिसे आपने हज़ारों बार खाया होगा। लेकिन उस रैपर के अंदर, चीनी के बीच, इतना साइनाइड छिपा है कि आपकी जान सेकंडों में जा साउंडेड है। 1980 के दशक के जापान में ये किसी डरावनी फ़िल्म की कहानी नहीं थी। ये हर माता-पिता के लिए एक कड़वी सच्चाई थी। ये उस रहस्यमयी गिरोह की कहानी है जिसने पूरे देश को घुटनों पर ला दिया और फिर अचानक गायब हो गया। वे खुद को 21 चेहरों वाला दानव कहते थे। सब कुछ 1984 की मार्च की एक सर्द रात को शुरू हुआ। दो नकाबपोश बंदूकधारियों ने जापान की सबसे बड़ी फूड कंपनियों में से एक गलिको के मालिक कात्सुहिसा एजाकी के घर पर हमला किया। उन्होंने उनके परिवार को बांध दिया और एजाकी को नहाते वक्त वहां से उठा ले गए। एजाकी किसी तरह उस गोदाम से भागने में कामयाब रहे जहां उन्हें कैद किया गया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जल्द ही उस दानव ने दिमागी खेल खेलना शुरू कर दिया। वे सिर्फ पैसा नहीं चाहते थे, वे पुलिस को नीचा दिखाना चाहते थे। उन्होंने पुलिस और मीडिया को पत्र भेजने शुरू किए। ये पत्र कोई आम फिरौती के पत्र नहीं थे। वे मजाक और बेइज्जती से भरे हुए थे। उन्होंने पुलिस को बेवकूफ और अनाड़ी कहा और यहां तक कि उन्हें पकड़ने के नुस्खे भी दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस उनसे बहुत पीछे है। जब कंपनियों ने फिरौती देने से इनकार कर दिया, तो गिरोह ने जनता को निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने गलीको की चॉकलेट में जानलेवा साइनाइड मिला दिया है और उन्हें दुकानों में रख दिया है। पूरे देश में खौफ फैल गया। दुकानों से सारा सामान हटा दिया गया और गलीको को रातों रात करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन वे दानव इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने मोरिनागा जैसी दूसरी बड़ी कंपनियों को धमकाना शुरू किया। इस बार वे सिर्फ मजाक नहीं कर रहे थे। दुकानों में ऐसे पैकेट मिले जिन पर खौफनाक चेतावनी लिखी थी। इसमें जहर है, इसे खाने पर आपकी मौत हो जाएगी। लैब टेस्ट में यह बात सच साबित हुई। कैंडी में वाकई जहर था। अब पूरा देश एक टुकड़ा कैंडी खाने से भी डरने लगा। पुलिस पर भारी दबाव था। 1985 में एक पुलिस अधिकारी ने अपनी नाकामी के बोझ तले दबकर खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। फिर कुछ अजीब हुआ। उस अधिकारी की मौत के कुछ समय बाद उस गिरोह ने अपना आखिरी पत्र भेजा। उन्होंने लिखा, पुलिस अधिकारी एक मर्द की तरह मरा। हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम बुरे लोग जरूर हैं, लेकिन हमें और भी काम है। अब हम इन कंपनियों को परेशान करना बंद कर रहे हैं। और बस चिट्ठियां आनी बंद हो गईं, धमकियां खत्म हो गईं। 21 चेहरों वाले दानव ने अपना खेल बंद कर दिया। इतिहास की सबसे बड़ी तलाश के बावजूद, जिसमें लाखों जांचकर्ता शामिल थे, कोई भी पकड़ा नहीं गया। वक्त बीतने के साथ ये केस कानूनी तौर पर बंद हो गया। यानी अगर आज वो अपराधी खुद पुलिस स्टेशन आकर अपना गुनाह कबूल कर लें, तो भी उन्हें सजा नहीं दी जा सकती। आज भी कोई नहीं जानता कि वे कौन थे। उन्होंने पूरी दुनिया को चिढ़ाया, एक देश का सुकून छीन लिया और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। तो ये मामला यहीं खत्म हुआ। हालांकि पुलिस की फाइलें अब कानूनी तौर पर बंद हो चुकी हैं, लेकिन ओसाका और टोक्यो की गलियों में आज भी वो सवाल गूंजते हैं। अगर उनका मकसद सिर्फ पैसा नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी वो करोड़ों रुपए असल में नहीं लिए जिनकी उन्होंने मांग की थी, तो फिर उनकी असली मंशा क्या थी? ये नाम 21 चेहरों वाला दानव सीधे एदोगावा रैंपो के जासूसी उपन्यासों के एक विलन से लिया गया था। उन कहानियों में वो विलन चोरी सिर्फ लालच के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े जासूसों को मात देने के रोमांच के लिए करता था। इस नाम को चुनकर उस गिरोह ने ये इशारा दिया था कि ये सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि एक कलाकारी थी। उन्होंने पूरे देश के डर को एक गहरे नाटक में बदल दिया था। पुराने कर्मचारियों की थ्योरी, कई जांचकर्ताओं का मानना है कि इस गिरोह में ग्लाइको कंपनी के ही कुछ पुराने या नाराज कर्मचारी शामिल थे। उन्हें फैक्ट्रियों के नक्शे, सामान पहुंचाने के रास्ते और कंपनी के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की इतनी सटीक जानकारी थी कि ये सिर्फ अंदाजा नहीं हो सकता था। कुछ लोग इसे मजदूरों और कंपनी के बीच का कोई बड़ा झगड़ा मानते हैं। क्या ये उन लोगों का बदला था जिन्हें लगा कि इस कॉरपोरेट सिस्टम ने उनका इस्तेमाल किया और फिर उन्हें फेंक दिया?
याकुजा का साया। फिर एक और थ्योरी है, संगठित अपराध या याकुजा। उस दौर में याकुजा वसूली के ऐसे ही शातिर तरीकों के लिए जाने जाते थे। हो सकता है कि वो लोमड़ी जैसी आंखों वाला आदमी सिर्फ पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए इस्तेमाल किया गया एक मोहरा हो। कुछ लोगों का मानना है कि ये जहरीली कैंडी और धमकियां सिर्फ एक दिखावा थीं, ताकि शेयर बाजार में हेर फेर किया जा सके। जब पूरी जनता जहर के डर से कांप रही थी, तब कोई ग्लाइको और मोरिनागा के शेयरों की गिरती कीमत से गुपचुप तरीके से मोटी कमाई कर रहा था। वो दानव भले ही गायब हो गया हो, लेकिन उसने आपकी जिंदगी को एक ऐसे तरीके से बदल दिया जो आप हर दिन देखते हैं। अपनी पानी की बोतल, जैम का डिब्बा या दवाई की शीशी को देखिए। वो जो प्लास्टिक की सील लगी होती है, जिससे पता चलता है कि पैकेट पहले खुला तो नहीं, वो इन्हीं की वजह से आई है। 1984 से पहले खाने पीने की चीजों की पैकिंग बहुत कमजोर हुआ करती थी। इस केस ने पूरी दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि दुकानों में रखे सामान को सुरक्षित कैसे रखा जाए। आखिरी विदाई शायद इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा जहर देना या किडनैपिंग नहीं, बल्कि उसके बाद की खामोशी है। अपराधी अक्सर इसलिए पकड़े जाते हैं क्योंकि वो रुक नहीं पाते, लेकिन इस गिरोह में खुद को रोकने का गजब का अनुशासन था। 1985 में जब पुलिस अधिकारी ने अपनी नाकामी के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर ली, तो इस गिरोह ने अपना खेल खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने सरकार को नीचा दिखाया, देश को डराया और ये साबित कर दिया कि वो जब चाहें गायब हो सकते हैं। आज उस गिरोह के सदस्य 60 या 70 साल की उम्र के आसपास होंगे। हो सकता है कि वो किसी पार्क में शांति से बैठे हों या रिटायर होकर अखबार पढ़ते हुए कोई आम इंसान लगे। वो हमारे बीच ही किसी साये की तरह रह रहे हैं और जापान के इस सबसे बड़े अनसुलझे रहस्य को अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएंगे। अगली बार जब आप किसी स्टोर में कोई पैकेट देखें जिस पर लिखा हो कि सील टूटी हो तो न खरीदें, तो याद रखिएगा कि वो सील सिर्फ ताजगी के लिए नहीं है। वो एक ऐसे दानव का छोड़ा हुआ निशान है जिसे दुनिया कभी बेनकाब नहीं कर पाई। मुझे खेद है अगर आप इस कहानी से परेशान हो गए हैं। Welcome to Crime Reveals.